नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान अंकित, सुमित सर, पुर्णेंदु जी और पीडी सर, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा है कांग्रेस का जो संकट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक फिल्म का डायलॉग है, ये दुख कहाँ खत्म नहीं होता। वही कांग्रेस पर चिरतार्थ होता है कि चुनाव के बीच में भी कांग्रेस का संकट खत्म नहीं हो रहा है और पार्टी में पहले ही बहुत सारी संकटें चल रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे उम्मीदवार जो इंदौर से थे, अक्षय कांति बम, उन्होंने अपना उम्मीदवार नामांकन वापस ले लिया। आज लास्ट डेट था नामांकन वापस लेने का। इसका ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय ने साझा किया और उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई एक और कैंडिडेट कांग्रेस का कम हो गया। इससे पहले सूरत में बीजेपी का कैंडिडेट निर्विरोध जीत चुका है। यहाँ निर्विरोध चुनाव नहीं होगा क्योंकि वहां पे 29 उम्मीदवार थे, तो सबने वापस नहीं लिया है, कांग्रेस ने लिया है। उसकी दूसरी तरफ आप देखा जाए तो दिल्ली की बात करें तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया मेन चुनाव के बीच में। और एक और बड़ी बात, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद है उत्तर प्रदेश है, वहां रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी ने आज अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। तो अंकित, आपसे शुरू करते हैं कि ये जो कांग्रेस है, एक तो आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, और जो है होने के बावजूद भी ये जो आप लोग खुद का एक सेल्फ गोल खा रहे हैं, उससे इस चुनाव में कहीं टिकती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, या आपको लगता है कि ये जो गड्ढा है और खाई बढ़ती जा रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में? उस पर थोड़ा बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, लेकिन सुमित सर ने बहुत साल कांग्रेस कवर की है तो उन्हें कांग्रेस की जो कार्य उन्होंने तब कवर की थी जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी। तो ये क्या हो रहा है सर, सत्ता से बाहर आती ये मतलब आपसे बेहतर और कौन इसको जरा ढंग से समझा सकता है? अंकित, ये हर वो चीज हो रही है जो कोई सोच नहीं रहा था। इंदौर की भी सूरत बिगड़ गई है। हाँ। सूरत में खेल हुआ, इंदौर में खेला हो गया। अब सबसे बड़ी वजह है कि पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उसको कानो कान खबर नहीं लगी। और ये इसलिए आश्चर्य की बात है कि जीतू पटवारी जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इंदौर जिले से ही हैं, वो वहीं से चुनाव लड़ते हैं। राहू सीट है एक इंदौर जिले में, उससे तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र है, 2 बार के विधायक रहे, इस बार चुनाव हार गए वो। और उनकी नाक के नीचे से उनके इंदौर जैसी सीट का व्यक्ति आखिरी दिन आके पर्चा बदल लेता है, अपना नाम वापस ले लेता है और जाता किसके साथ है? सिटिंग एमएलए के साथ। रमेश मेंदोला उस सीट के सिटिंग एमएलए हैं। कैलाश विजयवर्गीय बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके साथ अंदर जाता है, अपना पर्चा वापस लेता है, कहता है मेरे नामांकन नहीं भर रहा हूं, और आके ट्वीट कर देते हैं कैलाश विजयवर्गीय उस तस्वीर को। मैं इंदौर से भी आता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वैसे भी वो सीट इंदौर को कांग्रेस को जीतनी नहीं थी। कांग्रेस जन्म में वो सीट नहीं जीत सकती क्योंकि इंदौर में कांग्रेस का बेस ही नहीं है। इंदौर में कांग्रेस के जो गुने चुने इक्का दुक्का नेता हैं वो एसी राव या देपालपुर टाइप की जो सीटें हैं आसपास की वहीं पर है। पर इंदौर शहर में तो इतना मेरे ख्याल से 20-25 लाख वोटर होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वोटर की बात कर रहा हूं मैं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। जनसंख्या तो इंदौर की 40 लाख के आसपास पहुंच गई है। तो ऐसे में अगर इंदौर में बेस नहीं है तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो बात अश्विन ने शुरू में इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी अपने जो दिल्ली की लीडरशिप है, मुझे जानना है कि उनके ऊपर क्या बीता है इस खबर को आने के बाद, या सूरत में जिस तरीके से उनके प्रत्याशी ने किया, या यहां पर हुआ, या इसके अलावा 2-3 चीजें और है। जैसे रोहन गुप्ता कैंडिडेट अनाउंस हो गया और उसने पर्चा भरने से मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता। जैसे ये गौरव वल्लभ, उन्होंने जिनको यहां से लड़ाया, वहां से लड़ाया, राजस्थान लड़िए, झारखंड लड़िए, बीजेपी में चले गए। तो ये वो लोग हैं कांग्रेस के जो चिराग थे, जिनको देख के उम्मीद बनती थी कि कांग्रेस के पास अच्छा नेतृत्व। हार्दिक पटेल चला गया, इतना बड़ा नेता गुजरात चला गया, वहां से विधायक बन गया बीजेपी से। तो इन सब लोगों को राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया या प्रियंका संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? दिक्कत वहां पे है। और जब तक इस दिक्कत को एड्रेस नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी और ये कहती रहेगी कि देश में संविधान खतरे में है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने घर को पहले सेट करना पड़ेगा और घर को सेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई कमांड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है पार्टी के। एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लीडरशिप का वैक्यूम दिखाई पड़ रहा है और वो इन सब एग्जाम्पल्स में दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ ये कह देने भर से कि लीडरशिप का वैक्यूम है जी, ये सिर्फ अभी के चुनाव में बड़ा ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि देश की डेमोक्रेसी में अगर यही होता रहेगा कि ऑपोजिशन का हर कैंडिडेट बैठता रहेगा या पाला बदल के दूसरी पार्टी के साथ चला जाएगा, तो आप ये सोचिए कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, आपका भविष्य इसमें क्या होने वाला है। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, और पीडी सर आप भी इस बारे में काफी चर्चा करते रहे। गुजरात में कहा जाता है, गुजरात का मॉडल बन गया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पे मुख्यमंत्री भी थे, तो धीरे धीरे कैसे ऑपोजिशन बिल्कुल घुटने टेक कर एक तरफा गुजरात में चुनाव होते रहे, एक तरफा लगता रहा कि
जीत ही नहीं सकते हैं, उम्मीद ही नहीं हो रही है, कैंडिडेट लड़ ही नहीं रहे हैं, दम से नहीं लड़ रहे हैं, ऑपोजिशन में हिम्मत नहीं है। क्या मध्य प्रदेश अब इस पिछली जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद, क्या मध्य प्रदेश अब गुजरात की तरफ बढ़ता जा रहा है? ऑपोजिशन का वही हश्र अब मध्य प्रदेश में दिख रहा है, मतलब बीजेपी के लिए एक दूसरा गुजरात बन के सामने खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश। देखिए, लंबे अरसे से गुजरात को बीजेपी की पहली प्रयोगशाला कहा जाता था। मध्य प्रदेश दूसरी प्रयोगशाला था, बहुत लंबे समय से था, जब उसमें छत्तीसगढ़ शामिल था तब भी। मैं यहाँ एक दूसरी बात की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। अगर वो ऐसी सीटें होती जो बीजेपी के लिए मुश्किल होती, सूरत या इंदौर की, तब समझ में आता कि कोई खेल क्यों कर रही है बीजेपी। लेकिन वो दोनों लगभग जीती हुई सीटें, जहां कांग्रेस से कोई टक्कर उसको नहीं मिलनी थी, वहां के उम्मीदवारों को अपनी ओर शामिल करने की, अपने पाले में शामिल करने की इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी क्या थी? इसका संदेश क्या है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसमें। और कहीं ना कहीं आप सुमित जी, आप और दोनों से जो ऑपोजिशन हमने समझ लिया है, ठीक, ऑपोजिशन में 50 खामियां हैं, नहीं लड़ रहे, परिवारवाद, लीडरशिप वैक्यूम, ये सब वो सब। लेकिन जो ऑपोजिशन लगातार एक जो बात कह रही है, बस मैं आपकी बात में वो जोड़ के उसे खत्म कर रहा हूं कि देखिए 2029 का ट्रेलर आपको दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन यही डर दिखा रही है ना कि चुनाव नहीं होगा, अगर ये इस बार 400 आ गए तो 29 में आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो पीडी सर कह रहे हैं, जीती हुई स्ट्रांग सीटों पर अगर आप ऐसे लोगों को ले लेंगे तो क्या आप ऑपोजिशन का जो संचय है, या वो डर जो दिखा रहे हैं, उसको और मजबूत नहीं कर रहे जनता के दिमाग में? थोड़ा सा डिफर करूंगा। ये दरअसल आपके मोराल पर इम्पैक्ट करने की कोशिश है कि भाई आप चुनाव लड़ने आ रहे हो ना, आपके पास तो आपके उम्मीदवार, जो घोषित उम्मीदवार हैं, वो भी आपके पास नहीं रुक रहे हैं। ये आपकी रीढ़ पर हमला करने की कोशिश है कि भाई आपके साथ तो आपके लोग हैं ही नहीं। जैसे 370 की बात की, एक साइकोलॉजिकल गेम खेला, ऐसे ही इंदौर और सूरत से बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया दोनों जगह पर। वो इसी ओर इशारा करता है कि भले ये सीटें हमारी 100% जीती जिताई थी, पर हम 1 इंच भी सीट नहीं छोड़ना चाहते, हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, बीजेपी की एक खासियत है सर, कि बीजेपी चुनाव चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो संसद का हो, वो पूरे दमखम से लड़ते हैं और पूरे उसी तरीके से लड़ते हैं जैसे चुनाव लड़ने के लिए जितने भी साम दाम दंड भेद अपनाने होते हैं। हाँ, बार बार कहा जाता है कि इलेक्ट्रल मोड में पार्टी है, हमेशा चुनावी मोड में। मैं एक दूसरी बात पे ध्यान खींचना चाहूंगा। जो ये बात कही जा रही है कि लीडरशिप का वैक्यूम है, कार्यकर्ताओं का वैक्यूम है, असल में हम लोग बिल्कुल तात्कालिक ढंग से देख रहे हैं तभी समझ में आता है। अगर 20 साल के इतिहास को देखें, 2008-9 तक बीजेपी दृश्य से बिल्कुल बाहर थी, और उसके पहले आडवाणी और वाजपेयी जो थे 90 के दशक के आखिरी दिनों में बोलते थे कि पार्टी की सेकेंड लीडरशिप कहां है। लगातार बीजेपी के 5 अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे, अलग अलग वजहों से। आप याद करें, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, खुद लाल कृष्ण आडवाणी, और एक वो जो आरएसएस के थे जो बीमार पड़ गए थे, नहीं, नितिन गडकरी ने पूरा किया था बाद में। 5 अध्यक्ष उसके कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। 2009-10 तक हालत ये थी कि लेफ्ट जो है वो विपक्ष लगता था, सत्ता में बीजेपी विपक्ष नहीं लगती थी। जो समर्थन दे रहा था लेफ्ट, वो पेट्रोल के दाम ना बढ़ने दे, वो महंगाई पे सड़क पे चला है। 2010 में एक अन्ना का आंदोलन खड़ा होता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता है, और 2013 में अचानक मोदी आते हैं सीन में, फिर बीजेपी एक बदली हुई पार्टी लगती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस तात्कालिक सिनेरियो को आप देखें तो लगता है कि जो बीमारी है वो भारतीय लोकतंत्र की बीमारी है। तो क्या इसमें मैं बोल रहा हूं कि एक बात और याद दिला दूं, 2009 के चुनाव होते हैं, नहीं, 2009 के चुनाव में मजे की बात की, 2004 का जो चुनाव था, 2004 और 9 को याद कीजिए। 2004 के चुनाव में अटल आडवाणी की हैसियत लगभग वही थी जो आज मोदी और शाह की है, शायद थोड़ी बड़ी थी। और सोनिया गांधी की हैसियत आज के राहुल गांधी के मुकाबले और कमजोर थी। लगता था पता नहीं कौन उनके भाषण लिखता है। कुल 6 साल उनको राजनीति में आए हुए थे। 2004 का चुनाव जीतती हैं वो, सारे दलों से अपना समर्थन लेती हैं, जाके राष्ट्रपति को बोलती हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लौट आती हैं। अचानक उनका कद बड़ा हो जाता है। 2009 में यूपी में 20 सीटों से ज्यादा जीत जाती है कांग्रेस, और राहुल गांधी 21 सीटें। और लगता है कि राहुल गांधी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। राहुल गांधी सफलता मूल्य तय करती है कि आप कहां खड़े हैं। एक सफलता आपको हीरो बना देती है। 2013 में अखिलेश हीरो हो गए थे, 2007 में मायावती हीरोइन हो गई थी, लगा कि वो अब तो अगली प्रधानमंत्री बनेंगी।
तो ये दौर 10 साल का जो है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जब सत्ता आपके हाथ में होती है हाँ, तो आपके पास बहुत सारे लिवर होते हैं पुश करने के, और ऑपोजिशन के पास क्योंकि शायद कुछ अपने लोगों को देने को कुछ खास नहीं होता, तो इतना आसान नहीं होता अपने लोगों को साथ रखना। हाँ, क्योंकि शायद हर कोई राजनीति में आजकल जो आ रहा है वो बात कुछ भी कहें सेवा के लिए, पर आ तो इसीलिए रहे हैं कि सत्ता मिलेगी तो उसमें हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। 2 चीजें नहीं जुड़ी हैं। एक तो विचारधारात्मक फर्क बहुत कम हुआ है, यानी जिसको हम जो बीजेपी में होता है वो कम्युनल हो जाता है, जो कांग्रेस में होता है सेक्युलर हो जाता है। अचानक वो कांग्रेस से बीजेपी में जाके इन लोगों को गाली देने लगता है। तो जो बोलते थे बीजेपी के जो नेता थे पत्रकार कि कांग्रेस इज अरुण शौरी, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, बीजेपी इज कांग्रेस प्लस काऊ। तो कहा कि जो वैचारिक अंतर खत्म हो गया है, जो लगातार आवाजाही है, उसके चलते इन लोगों का यहां से वहां छिटक के जाना आसान है। उनको मालूम है कि जनता कोई दंड नहीं देगी, जनता को लगता है सारे चेहरे एक जैसे हैं। दूसरी बात यह कि पुरानी सत्ताएं अपनी एजेंसियों का इतने खुलेआम दुरुपयोग करने से बचती थी। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों में हम लोग जिस तरह का दुरुपयोग देख रहे हो एक नई चीज है, ये एक ज्यादा वास्तविक खतरा है। लेकिन इससे हम कांग्रेस की आलोचना को छोड़ नहीं सकते। कांग्रेस में जो अनिर्णय की स्थिति है, राहुल गांधी तय नहीं कर पाने कि अमेठी से लड़ेंगे कि रायबरेली से लड़ेंगे। एक खबर चल रही कि रायबरेली से सोनिया लड़ेंगी, दूसरी खबर चल रही कि खड़गे को लड़ाने की बात हो रही है। इस पे बड़े पत्रकार सब डिस्कशन यूट्यूब पे कर रहे हैं। प्रियंका गांधी चुनाव कब लड़ेंगी ये पता ही नहीं है। ये तो पिछले 10 सालों से कांग्रेस का जो अनिर्णय है उस पे भारी पड़ रहा है। मुझे बाकी चीजों की फिक्र नहीं कि कौन छोड़ के जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। इन छोड़ के जाते लोगों से कांग्रेस का भला होता तो 2014-2019 में हो गया होता। हाँ, इनसे कुछ नहीं हुआ। तो ये रहे न रहे, आखिर 50 सीटें जो कांग्रेस को मिली, इनके रहते मिली, इनके चले जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप कितनी मजबूती से खड़े होने की कोशिश करते हैं। 77 में हारी हुई इंदिरा गांधी 80 में लौट आई, क्योंकि संजय गांधी और इंदिरा गांधी लगे रहे लगातार वापसी के लिए। ये वापसी की इच्छा शक्ति थोड़ी सी कम दिखती है अभी के जो कांग्रेस, एक बड़ा रोग है अभी के कांग्रेस। तो अभी के कांग्रेस में आपको सबसे इच्छा शक्ति कम लगती है मजबूती की वापसी आने की। पुर्णेंदु जी, अभी एक सवाल है कि हम बात करें कि कांग्रेस की खामियां, लेकिन आप कहें तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो अक्षय कांति बम है, इनके एफिडेविट में इन्होंने धारा 307 का जिसका जिक्र किया गया कि नॉमिनेशन के दिन इनको 307 धारा जोड़ी गई थी और इन्होंने नॉमिनेशन में दाखिल नहीं किया, तो बीजेपी ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था। दूसरा, सूरत में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने साजिश के तहत उसको कटवाया है, क्योंकि जो नॉमिनेशन के दिन जब नामांकन भरा जा रहा था उनके जो साथ वाले जो होते हैं उम्मीदवार के साथ में, तो उन्होंने बीजेपी के नेता से खरीदा था जो वकील भी हैं, और उन्हीं से नोटरी बनवाई थी। और बाद में ऑब्जेक्शन किए हुआ और ऑब्जेक्शन में नोटरी फर्जी पाई गई। ये सब बातें हम ही कर रहे हैं, कांग्रेस के जिस कैंडिडेट ने वापस ले लिया वो चू तक नहीं कर रहे हैं, हम ही अभी चर्चाएं कर रहे हैं कि उनके साथ साजिश हो गई। ये भी आपको दिखाता है कि कितनी स्वेच्छा से ये सब चीजें हो रही हैं। शायद कहीं ना कहीं पहले से ही तय हो जाता है कि किसको क्या रोल अदा करना है। और इस मामले में कांग्रेस ने बोला वो ईसी में जाएगी, कुछ भी नोट, कोई जवाब नहीं, ना धरना प्रदर्शन कहीं हो रहा है। क्या सिर्फ मान लेना कि नियति में है कांग्रेस की कि गलत हो रहा तो गलत मान लें, या फाइट करते हुए दिखे ग्राउंड पे? देखिए अश्विन, ये हम इंदौर और सूरत की बात कर रहे हैं कि इंदौर में सूरत कांड या गुजरात मॉडल या सारी चीज़ें। इंदौर और सूरत में एक चीज़ और कॉमन है। अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का जो मिला था, ये दोनों इंडिया की जॉइंटली क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। अब हम क्लीन पॉलिटिक्स की बात होती है, लेकिन आप जो मॉडल मिला है वो सूरत पहले और यहाँ, वो शायद क्लीन पॉलिटिक्स का तो उदाहरण नहीं है। तो और कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठा रही है कि बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि अगर इस बार ये 400 सीटें आई तो पता नहीं चुनाव भी होंगे। एग्जैक्टली, ये चुनाव वाला बड़ा इशू है। डरा रही हैं और ये हो रहा है कि भाई संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हट जाएगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल दिया कि भाई आरक्षण तो ये जो है, जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको कांग्रेस चेंज करना चाहती है, आपके मंगलसूत्र पे पंजा जो है हाथ डालना चाहता है। तो दोनों पक्षों से पॉलिटिक्स चल रही है। और जो अंतर क्या है, अंतर ये है, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी थी बंगाल में है ना। संदेश खाली में एक मामूली सा गुंडा, लोकल गुंडा शाहजहां शेख, उसके बारे में पता चलता है कि उसने महिलाओं से बदसलूकी की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खड़ी होके उसको केंद्रीय मतलब पूरा अखिल भारतीय मुद्दा बना देती हैं।
पूरी की पूरी बीजेपी की टीम वहां पहुंच जाती है। संदेश खाली हम लोग सब जान जाते हैं, जो शायद भारत के नक्शे में एक बिंदु भर की जगह नहीं रखता होगा, जिसका नाम हम सबको नहीं मालूम था, संदेश खाली एक नेशनल इशू बन जाता है। उससे कई गुना मुद्दा अभी जो कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल है वो भयानक है ना। हम इस पे बीजेपी की रिएक्शन की छोड़ दीजिए, कांग्रेस को भी इस पे जो खड़ा होना चाहिए कि भाई जो दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ रही हैं वो कहां रियल इशू को कहां गायब कर दे रही हैं, वो उनसे जवाब क्यों नहीं दे रही, उस पर जवाब नहीं मांग रही। पीटी सर, आई एम सॉरी, मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं। संदेश खाली होता है तो स्मृति ईरानी मुद्दा बनाती है, तब प्रियंका गांधी ममता बनर्जी चुप हो जाती है महिला होते हुए। जब केरल होता है उज्ज्वला प्रजन्ना, जो भी नाम है उज्जवल रेमन, वो तो बात आपकी ठीक है, कर्नाटक, तो उसमें ये लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, प्रियंका ने मुद्दा उठाया, प्रियंका ने आज रैली में बोला, प्रियंका ने ट्वीट भी किया इसके वीडियो को लेके। और वहां तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसने एसआईटी बना दी, सिद्धारमैया की सरकार है जो जांच करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये राजनीति जो होती है वो ऐसे ही होती है। नहीं, वो तो है ही। आप तो मुझसे पुराने देखते रहे। ज्यादा आक्रामकता से कांग्रेस को इसको उठाना चाहिए। नहीं, मुझे आक्रामकता से बीजेपी ने बंगाल का मुद्दा उठाया, उस आक्रामकता से कांग्रेस कर्नाटक का मुद्दा अभी तक नहीं उठा पाई। मेरी शिकायत महिला आयोग से, वो तो है, जो संस्थाएं हैं वो कैसे पार्शियल हो सकती हैं, वो कैसे एक तरफ, जैसे चुनाव आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, कि भाई जो रवीना के साथ रवीना ने किया, करीब 2,500-3 हजार सीडी बोल रहे हैं, वीडियोस घूम रहे हैं क्लिप के, तो वो कहाँ है, क्यों अब तक नोटिस नहीं हुआ, क्यों अब तक इतना बायस्ड है। रेखा शर्मा जी, अगर यही बंगाल में जैसे संदेश खाली के एग्जाम्पल में ही, तो इन्वेस्टिगेशन से पहले आप बता देती हैं कि ये गलत हो रहा है और हम इसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं, टीम भी भेज रहे हैं, और दूसरा आप चुप बैठते हैं। वो तो खैर चलिए राजनीति बात होगी, लेकिन एक बात से मैं पीडी की बात से सहमत भी हूं कि इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों नहीं बनाया जा रहा। या कांग्रेस आपकी सरकार है वहां पर, अभी वहां पर एक फेज का चुनाव होना बचा है, 7 मई को चुनाव होना है, 14 सीटें। तो क्यों ऐसा नहीं है कि जमीन पर हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता से प्रदर्शन करते दिखाई पड़ रहे हैं, या अपने चैनल पे चल रहा है, निहाल कवर कर रहा है, निहाल की हासन में प्रोटेस्ट हुआ। आप संदेश खाली वाला मुद्दा देख, जब आपको याद होगा जब हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से लेकर बंगाल तक की लीडरशिप, कोर्ट से लेकर सड़क तक यही कह रही थी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। रोज ऐसा होता था कि हम चलाते थे कि इस फलाने लीडर को रोक दिया गया, इसकी पिटाई हो गई। एक न्यूज साइकिल में इसको बनाए रखने के लिए, जनता तक उस बात को पहुंचाने के लिए, ये एक दिक्कत शायद दिखाई पड़ रही है कि ऑपोजिशन, या खासतौर से कांग्रेस पार्टी क्योंकि मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है, उतनी दमदारी से आप चुनाव लड़ते नहीं दिखाई पड़ रहे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है मुद्दे उठाते दिखाई नहीं पड़ रहे। इसकी वजह यह है कि उन तीनों सीटों पर चुनाव हो चुका जहां पे जेडीएस चुनाव लड़ रही थी, पर उसका असर तो आपको बाकी सीटों पे भी मिलेगा ना। महिलाओं को लेकर ये डाउट तो मेरे ख्याल से सिद्धारमैया को भी है, हो सकता है, लेकिन महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र को इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, तो क्या आप इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते जिनके साथ आप थे और जिनके बारे में आपको पहले पता था? अगर मुद्दा बना देंगे तो आप ही की नाक के नीचे से भागा है ना। वो क्या कर रही थी आपकी पुलिस, कैसे निकल गया बेंगलोर से उसने इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी है, आपकी सिक्योरिटी है वहां पर सिद्धारमैया की सरकार है, कांग्रेस की नाक के नीचे से कांग्रेस का कथित एक्यूज जो है वो वहां से भाग के जर्मनी चला गया। और या तो आपस में मिली भगत है कि तुम चले जाओ, चुनाव के दिन जाता है वो भाग के यहाँ से, वोटिंग के दौरान वोटिंग चल रही है वो, उसके बाद। लेकिन मुझे लगता है कि अगर देखिए ये मुद्दा हो सकता है कि जैसा सर ने कहा कि संदेश खाली जैसा उतना उस लेवल पे नहीं कांग्रेस या दूसरी अपोजिशन पार्टियां उसको सामने ला पा रही हैं, लेकिन ये मुद्दा बनेगा। ये मुद्दा सिर्फ किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। अगर 2000 जैसे सुमित सर कह रहे हैं, ये देखिए अब एक चीज है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, दूसरा जो पूरा एक सिस्टम है वो अब सिर्फ उस तक मामला नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत तेजी से सर्कुलेट करती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। अब वो सिर्फ किसी पार्टी और उसके उठाने भर का भी मामला नहीं है। अगर कोई रियल इश्यूज है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, सिर्फ संदेश खाली क्या, सिर्फ संदेश खाली का मुद्दा, अंकित क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी में मिलने भी गया? ये इतना भयावह मामला था कि ये सोशल मीडिया, देखिए कुछ चीजें सोशल मीडिया पे ज्यादा तेजी से पहले सर्कुलेट करती हैं, बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया का उस पर इंटरेस्ट जाता है। ये भी हमारे दौर की एक सच्चाई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कर्नाटक की जो रीजनल राजनीति है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सूट करता है। जेडीएस का बिल्कुल, अगर वो जो बचा है जेडीएस खत्म हो जाए तो उनको सूट करता है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ते रहे, तीसरा कोई वहां पे पक्ष न बचे। खैर, लेकिन जो हम शुरुआत में इस मुद्दे से लेकर हमने बात करनी शुरू करी थी, कांग्रेस और अक्षय कांति बम के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं क्या ये जो जैसे हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एडवांटेज की, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, क्या कांग्रेस इस वक्त जितनी सीटें उन्होंने अपनी भेज तय कर दी हैं, क्या हर नॉमिनेशन की डेट से पहले अब कांग्रेस लीडरशिप के दिल में धक धक ये नहीं होती रहेगी और कौन? इसका
और इसी को लेते हुए मैं आपसे जैसे दिल्ली की बात जो है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि क्या लीडरशिप को कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेने चाहिए, जो वहां के प्रभारी हैं या वहां के पीसीसी अध्यक्ष हैं। जब तक लीडरशिप ही ये मैसेज नहीं भेजेगी कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो किसी और में भी इतनी हिम्मत आएगी कि ठीक है ये तो कुछ करते नहीं, बीजेपी में जाके फायदा है तो अपना वहां चले जाइए। नहीं होगा ऐसा, आपको लगता नहीं? एवरी केस इज डिफरेंट। दिल्ली में जो प्रभारी है उसने स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया, पीसीसी चीफ की नहीं चलने दी, उसके फैसले को पलट दिया तो पीसीसी चीफ लवली साहब ने इस्तीफा दे दिया। और अब प्रभारी के खिलाफ कैंपेन चल रही है कि इनको हटाया जाए यहाँ से। सही बात है। मैं बात पूरी नहीं कर पाया था, फिर पीडी सर की बात थी कि जो सफलता जो होती है ना, उसके 100 एनालिसिस आ जाएगी कि ये राहुल गांधी ने वो 21 सीटें दिला दी, वो कर दी। जब आप डाउन जाते हैं, आप 44 सीटें लाते हैं, आपका ऐतिहासिक तौर पे सबसे कम सीटें, फिर 52 आती है। इस बार भी उस ढंग से कांग्रेस दिख नहीं रही जैसा उसको एक मेन पोजीशन होना चाहिए। 10 साल एक मोदी सरकार है, तो एक स्वाभाविक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, महंगाई बेरोजगारी से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भी महंगाई नहीं है या रोजगार मुद्दा नहीं है कोरोना, और उसको लेकर भी तमाम सवाल है, नोटबंदी को लेकर भी सवाल है। छोटी छोटी जो कंपनियां थी, बहुत सारे लोग अचानक से, आप जब एक तरह से इकोनॉमी को फॉर्मल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग उसके विक्टिम भी बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और जब वो इनफॉर्मल इकोनॉमी अचानक से आप सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो रोजगार पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सरकार के भी अर्थशास्त्री मानते हैं कि कोरोना में जो 1 साल का इम्पैक्ट है, कि 1 ईयर जो वर्कफोर्स आया उसको लेके रोजगार नहीं उस ढंग से मिल पाया, क्योंकि 1 साल का एकदम बैकलॉग हो गया, तो वो दिखता है आपके डेटाज में उसमें। लेकिन क्या कांग्रेस उसको उस तरह से भुना पाई, या उसने भुनाने की कोशिश की? सरकार ने उससे बड़े लोगों को मुद्दे दिए, सरकार ने अपनी बात को ज्यादा प्रमुखता से रखा, सरकार ने अपने वोट बैंक को ज्यादा ध्यान रखा। 370, 3 तलाक, राम मंदिर, ठीक है, बालाकोट, या वो कह रहे हो कि सरकार अपनी बात इसीलिए रख पा रही है क्योंकि आप उनकी सरकार की बात को रख भी इतनी प्रमुखता से, चला भी इतनी प्रमुखता से रहे जितनी अब विपक्ष की बातों को शायद नहीं चलाते होंगे। नहीं, ये मैंने आपसे ये भी कहा कि अब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के बस का नहीं रह गया मामला। जिस खबर को फैलना होता है वो कोई नहीं वो रोक सकता। अभी भी देखिए, आप चुनाव की तरह लड़ा जाएगा, संगठन के तौर पे लड़ा जाएगा, लोगों को रख के चला जाएगा। यूट्यूब और टीवी से चुनाव हारे जीते नहीं जा सकते, एक माहौल जरूर बन सकता है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको यही देखना पड़ेगा कि भाई किसमें इतनी हिम्मत है, जो आजकल बात होती है, किसमें कितनी ताकत है कि वो अपने लोगों को बूथ तक पहुंचा रहा है। टीवी से ही चुनाव अगर जीत हार होती तो 2004 का चुनाव, उस समय तो हमने खुद से देखा, इंडिया शाइनिंग, मतलब लगता था विपक्ष कहाँ है। मेरा टीवी का कमेंट मुझे बुला रहा है, आप लोग इस चर्चा को जारी रखिए। तो पीडी सर और सुमित सर, आप दोनों तो बहुत करीब से, आप लोग फील्ड पे थे, आप सुमित सर कवरेज कर रहे थे। 2004 में क्या ऐसा लगता था कि हार जाएगी बीजेपी इतनी बुरी तरह? बात ठीक है, बल्कि हाँ, नहीं, उसमें एक घटना मैं बताता हूँ, एक दिलचस्प घटना बताता हूँ। 2004 में एनडीटीवी में एक डब्बा रखा गया था, उसमें 50 रुपए सब डाल रहे थे और एनडीए की सीटें प्रेडिक्ट करनी थी। मैं बताता हूं, उस समय मतलब हिंदी पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता के जो हुज हूं हैं सब यहां थे, यानी राजदीप हों, अर्णव हों, डॉक्टर राय हों, सारे के सारे लोग थे, बरखा हों, योगेंद्र यादव, दोराव सुपारी वाला, और सबने 250, 300, 350 सीटें दी थी एनडीए को। सबसे कम मैंने दी थी 229 में जीता था, लेकिन सीटें मिली 189, यानी एनडीए को। हाँ, यानी जो उस समय का सबसे मतलब चुनाव, मतलब एनडीटीवी इंडिया साबित करने वाले जो सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट थे, सब लोग बैठे हुए थे, वो मिला के मतलब इतनी ज्यादा सीटें दे रहे थे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के मरने की कम से कम 5 बार भविष्यवाणियां अलग अलग अवसरों पे हो चुकी हैं। मतलब सबसे पहले 67 में 9 राज्यों में जब गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, लोहिया थे, नेहरू जा चुके थे और बड़ी हालत खराब थी कांग्रेस की, कहा कि अब तो कांग्रेस नहीं लौटेगी, वो कांग्रेस बनी रही। 69 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, वीवी गिरी वाले मुद्दे पे, नीलम सजू रेड्डी और वीवी गिरी के मुद्दे पे इंदिरा गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया, कहा कि अब तो कांग्रेस टूट गई। 77 के चुनाव को तो दूसरी आजादी की संज्ञा दे दी गई। 77 के चुनाव में कहा गया कि अब तो कांग्रेस नहीं लौटेगी। कांग्रेस 3 साल बाद लौट आई। 1984 में अखबार बोल रहे थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कि अब कांग्रेस को कौन बचाएगा, राजीव गांधी से तो होने वाला नहीं है। कांग्रेस ऐसी लौटी जिसका कोई जवाब नहीं था।
2004 में भी यही सिचुएशन थी। कांग्रेस तो नहीं है, कांग्रेस तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल वही थी। कांग्रेस लौट आई 10 साल रही और 10 साल पूरी ठसक के साथ रही और कम से कम 5-7 इतने बड़े फैसले हुए जो इस सरकार में नहीं हुए, जिसको मतलब मनरेगा जैसा बड़ा फैसला, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसने अपने आप में पूरे प्रशासन को बदल दिया, राइट टू एजुकेशन, भूमि अधिग्रहण बिल, और जिसको डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट वो बोलते हैं कैश ट्रांसफर स्कीम, वो भी वहीं से आई थी। खाद्य सुरक्षा का सवाल भी वहीं से आया था, डीबीटी। हाँ, खैर, तो मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल तात्कालिक आधारों पे हम चीजों को तय कर रहे हैं। जमीन पे जनता कुछ और भी करती रहती है। नेता अपनी जगह बदलते हैं, बाद में पता चलता है जनता ने कुछ और कर दिया। इस बार वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन हम लोगों को बहुत निर्णायक ढंग से किसी नतीजे तक पहुंचने से बचना चाहिए। ठीक है, तो आज जो पीडी सर ने बात की सुमित सर कि जमीन पे क्या हो रहा है, इसका फैसला तो 4 तारीख को पता चलेगा। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।